वेल हेलो एंड वेलकम टू द GeoFi। सो इस GeoFi में व्हाट विल बी डीलिंग, हम जो है वो रिसर्च बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, दूसरे टाइप्स ऑफ रिसर्च, और दूसरा हम सैम्पल अट्रीशन का कुछ देखेंगे। इट वॉज द BYQ एक्चुअली, बट मैंने इसमें ऐड कर लिया है। सो लेट्स सी। अब जो रिसर्च बेसिक है, पहले हम रिसर्च का मतलब देख लेते हैं कि रिसर्च का मतलब होता क्या है। हम इतना रिसर्च रिसर्च कर रहे हैं, क्या है ये रिसर्च मतलब। देखो, रिसर्च का मतलब है इसका, अब आपको मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ री एंड फिर से सर्च। ठीक है, मतलब फिर से सर्च करना। अब फिर से क्यों सर्च कर रहे हैं? डू वी हैव द एग्जिस्टिंग नॉलेज? यस वी डू हैव। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, वॉट एवर एग्जिस्टिंग नॉलेज वी हैव, ठीक है, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे क्या करना कि हमें न्यू नॉलेज बनाना। ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज से न्यू नॉलेज बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही बोलते हैं रिसर्च। तो ये तो हो गया हमारे पास मीनिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है, अब वी डू हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो रिसर्च है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है रिसर्च का, इट इज़ कि जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक होती है। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या? देखो, सिस्टमैटिक का मतलब ये कि जो रिसर्च है वो स्टेप बाय स्टेप होती है ना, स्टेप बाय स्टेप होती है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट, या इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप, 1 मिनट, इट इज़ द सिस्टमैटिक। ये सिस्टमैटिक होती है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलती है ना। ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा ये कि इट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होता है? देखो, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव चीज़ वो होती है कि जो चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है, जो चीज़ आपको सपोज यू आर सीइंग 10 ट्रीज, है ना, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव थिंग कि ये तो सबको ही दिख रहा है। बट सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव सबका अलग हो सकता है। जैसे कोई सैड है तो वो कोई अलग सिंबल ले लेगा ट्री का, कोई बहुत हैप्पी है सो ही विल बी टेकिंग अदर symbol of the trees. So it is the subjective perspective. So we are not concerned with the subjective perspective here, but some research they are concerned with. But in general, the characteristic of the what I would say research is the objective one. Okay, then जो research है it should be logical होनी चाहिए कि ये नहीं कुछ भी फेंक रहे हैं, है ना। और it should be reductive। अब रिडक्टिव का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्टिव? रिडक्टिव का मतलब है कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स आइडिया है, उस कॉम्प्लेक्स आइडिया को आपको सिंपल आइडिया में कन्वर्ट करना है, इट विल बी कॉलिंग एज द रिडक्टिव। देन इट शुड बी रेप्लिकेबल एज वेल। अब रेप्लिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, रेप्लिकेबिलिटी का मतलब है कि यू कैन अप्लाई दैट पर्टिकुलर रिसर्च टू द अदर कंटेक्स्ट एज वेल। सो ये होता है आपका रेप्लिकेबल। देन वी हैव इट शुड हैव द जनरलाइज्ड आउटकम। जनरलाइज्ड आउटकम का क्या है? जनरलाइज्ड आउटकम का मतलब है आपने कोई स्पेसिफिक केस स्टडीज करी है, ठीक है, आपने सपोज आपने 10 केस स्टडीज करी हैं और उन 10 केस स्टडीज से यू हैव डिराइव्ड अ सोल्यूशन जिसको आपने जनरलाइज कर दिया है, ठीक है, कि ये चीज जो है वो सब में कॉमन है। सो दिस इज द जनरलाइज्ड पैटर्न है एज सच, है ना। So ये होता है generalized. So these are the characteristics we have. It is the systematic, it is objective, it should be logical, it should be reductive, it should be replicable, and it should have the generalized outcomes as well. ठीक है, फिर types of research देख लेते हैं। So types of research में हमारे पास positivism होता है, post positivism होता है, और mixed research होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखना है, वो देख लेते हैं। पॉजिटिविज्म मतलब जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगी। पहले तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जैसे 1950s के मतलब इसके अराउंड जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, ठीक है, और कंप्यूटर्स मोर और लेस आपके मैथमेटिकल कंसेप्ट्स पे बेस होते हैं। तो जो भी रिसर्च यहाँ पर बन रही थी इट वाज द एम्पेरिकल टाइप। एम्पेरिकल का मतलब क्या है कि आपको जो भी आपका मैथमेटिक मतलब आपका व्हाट आई वुड से कि मैथमेटिकल फाइंडिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। मैथमेटिकल फाइंडिंग्स का मतलब क्या है? जैसे कि सब ऑब्जेक्टिव चीज़ को देखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस,
है ना, ये ऐसी चीज़ें जैसे जियोग्राफी वगैरह में प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और कुछ भी डेटा के बेसिस पे, मतलब डेटा के बेसिस पे कोई भी चीज़ ड्राइव करना, तो ये था आपका क्वांटिटेटिव। बाकी जो क्वालिटेटिव है, फिर जो 1960s है या फिर 70s है, उसके अराउंड हमको थोड़ा सा ये रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ को आप डेटा नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉट अ डेटा। मतलब आप ह्यूमन को कैसे डेटा के उसमें ह्यूमन को कैसे आप डेटा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो क्योंकि जो ह्यूमन है, ह्यूमन डिफरेंट होता है, उसके कुछ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी होते हैं, ही और शी हैज़ हिज और हर पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी क्वान्टिफिएबल। ठीक है, हर चीज़ को क्वान्टिफाई नहीं किया जा सकता। सो इट डील्स विद द क्वालिटेटिव। इसमें आपको जो भी आपकी सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रियलिटी है उसके बारे में डील करता है। ठीक है, सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज द ओवरव्यू। अब हम थोड़े इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए जैसे फर्स्टली जो आपका पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म इट डील्स विद द ट्रू, और जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ठीक है, वट एवर योर ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज, इट डील्स विद दैट। एंड इसमें साइंटिफिक इंक्वायरी होती है, कोई भी सब्जेक्ट की साइंटिफिक इंक्वायरी करता है ये पॉजिटिविज्म। एंड नेचुरल साइंसेस भी होता है इसमें, इसमें इट डील्स विद द नेचुरल साइंसेज एज वेल। ठीक है, फिर जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है कि जो आपकी रियलिटी है, रियलिटी कैन नॉट बी फुल्ली नोन, मतलब आप रियलिटी को पूरी तरीके से नहीं जान सकते हो, ये पोस्ट पॉजिटिविज्म का कहना है। और जो आपकी पॉजिटिविज्म है, इट इज़ द हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, ये आपकी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च होती है। बाकी जो आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म है, इट इज़ एम्पेरिको इंडक्टिव, यानी का इट इज़ द एम्पेरिको इंडक्टिव। अब इन दोनों का क्या मतलब हुआ? जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च है, इसमें क्या है कि आप जो भी ऑब्जर्वेशन करते हो, इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें आपका एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोथेटिको डिडक्टिव। बाकी जो एम्पेरिको इंडक्टिव है, इसमें क्या है कि यू आर डूइंग द सर्वेज, यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स एंड यू आर डूइंग द ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन होता है ना। फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड जो है पॉजिटिविज्म। देखो पॉजिटिविज्म है, इट डील्स विद द जनरलाइजेशन, इसमें जनरलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, थ्योरी से जनरल आउटकम हम निकालते हैं। एंड इट हैज़ द सिंगल रियलिटी, इसका कहना है कि सिंगल रियलिटी होती है। एंड इट ऑल्सो डील विद द कैजुअल, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉजल। कॉजल रिलेशन, मतलब कि कॉजल रिलेशन का मतलब ये है कि कोई भी जैसे घटना हो रही है तो उसका एक कॉज होता है, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ये देखता है। एंड दिस इज द डिडक्टिव रिसर्च, इसको डिडक्टिव रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म है, इसमें क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में यू आर हैविंग द पार्टिसिपेटिव पर्सपेक्टिव। पार्टिसिपेटिव पर्सपेक्टिव का मतलब सपोज ये पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है, सपोज पाँच पाँच नहीं, हाँ, यहाँ पर पांच लोग आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन इन पांचों का पर्सपेक्टिव जो है वो अकाउंट में लिया जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि दिस इज द पार्टिसिपेटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, एंड इट हैज़ द ट्रांसफरेबिलिटी एज वेल। अब ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब है कि जो भी फाइंडिंग्स आपने निकाली हैं, सपोज ये आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं, ये फाइंडिंग्स अदर कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई होनी चाहिए, ये होता है आपका ट्रांसफरेबिलिटी। फिर ये जो रिसर्च है ये इंडक्टिव रिसर्च होती है। ठीक है, दिस इज द इंडक्टिव रिसर्च। फिर जो पॉजिटिविज्म है, जो पॉजिटिविज्म है, सॉरी, इट डील्स विद द कंट्रोल्ड सेटिंग। यहाँ पर आप कंट्रोल्ड सेटिंग में जो भी फाइंडिंग्स हैं वो निकालते हो। बाकी जो आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म है, इसमें आप नेचुरल सेटिंग्स में, मतलब जो जैसा है वैसी ही सेटिंग में ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि एक्चुअल सेटिंग में इसको देखा जाता है। ठीक है, फिर जो पॉजिटिविज्म है ये आउटकम कंसर्न होता है, मतलब किसी भी तरीके से हमें जो है वो रिजल्ट चाहिए, आउटकम चाहिए। बट जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसमें प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। और कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिविज्म से रिलेटेड हैं, जैसे कि स्केलिंग, है ना, स्केलिंग, या फिर जो आपका फैक्टरिंग है, या फिर जो आपका SPSS है। अब SPSS क्या हो गया? SPSS का मतलब है आपका स्टेटिस्टिकल पैकेज, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, है ना, इसका ये मतलब हुआ। फिर जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है
इसमें यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन कोटेशन का। अब रिप्रेजेंटेटिव कोटेशन, ठीक है। अब मैं इसका आपको मतलब समझाऊंगी कि करके, जो स्केलिंग है, फैक्टरिंग है, या फिर जो आपका स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस है, आप देखो ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेथड यहाँ पर यू आर एम्प्लॉइंग, उसमें जो भी है आपका डेटा यूज हो रहा है, ठीक है। डेटा मतलब कि कोई भी चीज जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, है ना। तो जो भी आपका डेटा मैथमेटिक्स इससे रिलेटेड है, तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स या फिर कोई भी मेथड है वेयर यू आर कलेक्टिंग द डेटा, तो वो जो है वो पॉजिटिविज्म से रिलेटेड होगी, ठीक है। बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव कोटेशन है, अब रिप्रेजेंटेटिव कोटेशन में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव कोटेशन में व्हाट आई वुड बी सेइंग कि भाई जो डायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है नेचुरल सेटिंग से, वो लिए जाते हैं। फिर थीम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड उसके बाद जो भी आपका पैटर्न निकल के आ रहा है उसको फाइंड किया जाता है, ठीक है। सो ये हो जाते हैं आपके पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें ट्रू ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंक्वायरी वगैरह को देखा जाता है। अब ये जो क्वालिटेटिव वाले हैं, ये बोलते हैं कि जो रियलिटी है उसको हम फुल्ली नहीं जान सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि जो पॉजिटिविज्म है वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव होता है, बाकी जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो एम्पेरिको इंडक्टिव होता है। अब जो पॉजिटिविज्म है इसमें जनरलाइज्ड सिंगल रियलिटी होती है। क्या जो कॉजल रिलेशन है वो देखता है डिडक्टिव आई मीन इट इज द डिडक्टिव वन, ओके। देन ऑन द अदर हैंड जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो पार्टिसिपेटिव पर्सपेक्टिव देखता है, ट्रांसफरेबिलिटी देखता है और इंडक्टिव देखता है। पॉजिटिविज्म कंट्रोल सेटिंग में होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म नेचुरल में होता है। पॉजिटिविज्म डील्स विद द आउटकम एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म विद द प्रोसेस। अब इसमें स्केलिंग, फैक्टरिंग और स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस होता है। रिप्रेजेंटेटिव कोटेशन आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म से डील करता है, ठीक है। बाकी कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिविज्म के, वो मैं आपको बताती हूँ, सॉरी पोस्ट पॉजिटिविज्म के। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो यस, वी हैव सम एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पोस्ट पॉजिटिविज्म के। मतलब इसमें जो है वो यूनिक केस ओरिएंटेशन होता है। अब यूनिक केस ओरिएंटेशन का क्या मतलब हुआ? यूनिक केस ओरिएंटेशन का मतलब है कि हम केस स्टडीज जानते हैं। केस स्टडीज मतलब कि हम जो इंडिविजुअल लोग हैं या फिर जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक सिचुएशन है उसको स्टडी करते हैं, कोई जनरलाइज्ड ऐसे आउटकम नहीं बना दे रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें वॉइसेस होती हैं, मतलब जैसे 5 लोग हैं, मान लो 3 लोग हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन तीनों की वॉइस को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें पर्सपेक्टिव होता है। अब हमने देख लिया कि भैया जो पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि ये जो तीनों लोग हैं इनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो इन तीनों का पर्सपेक्टिव हम जो है वो कंसिडर करेंगे। सो इट इज पर्सपेक्टिव एज वेल एंड इट हैज द रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब हुआ? देखो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि जो भी रिसर्चर है, मान लो ये रिसर्चर है, इसकी खुद की कुछ वैल्यूज होंगी, है ना, और इसकी खुद की जो वैल्यूज़ हैं या फिर इसके खुद के जो एक्सपीरियंस हैं वो रिसर्च को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो रिफ्लेक्सिविटी है इसमें यही किया जाता है कि जो रिसर्चर है, रिसर्चर को सेल्फ एग्जाम, जो रिसर्चर है वो खुद को सेल्फ एग्जामिन करता है कि कैसे उसके खुद के वैल्यूज़, कैसे उसके खुद के एक्सपीरियंस रिसर्च को अफेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद हम मिक्स्ड रिसर्च पढ़ लेते हैं। तो मिक्स्ड रिसर्च में क्या पढ़ रहे हैं हम? क्वालिटेटिव और जो आपकी क्वांटिटेटिव है, मतलब ये दोनों मिक्स्ड रिसर्च है, इनके कुछ डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सो लेट्स सी, जो मिक्स्ड रिसर्च है इसमें क्या है, इसमें मिक्स्ड रिसर्च में ऐसा बोला जाता है कि दोनों, जो भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो भी आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है, ये दोनों एपिस्टेमोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं। अब ऐसा बोला गया है एपिस्टेमोलॉजी कली डिफरेंट। अब एपिस्टेमोलॉजिकली डिफरेंट का क्या मतलब हुआ? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि एपिस्टेमोलॉजी डील करती है कोई भी सब्जेक्ट का ओरिजिन है, कोई भी सब्जेक्ट की लिमिट्स हैं, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का जो नेचर है। तो हमें पता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों का नेचर तो अलग है, तो ये एपिस्टेमोलॉजिकली भी अलग होंगी, ठीक है। फिर ये जो एम है, दोनों के एम क्या सेम है? नहीं, इन दोनों के एम्स भी डिफरेंट होते हैं। फिर तीसरा आ जाता है कि दे आर ऑन्टोलॉजिकली, ऑन्टोलॉजिकली भी ये जो है वो डिफरेंट होती हैं। अब मतलब ऑन्टोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं, ये मे बी की बात है, ठीक है, बट दे आर। सो ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑन्टोलॉजी का मतलब है जो भी मेटाफिजिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट मेटाफिजिकल थिंग से कहीं ना कहीं डील करता है। तो जो भी मेटाफिजिकल थिंग है
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की वो डिफरेंट है, सो दैट इज वाई दे आर ऑन्टोलॉजिकली डिफरेंट एज वेल। फिर सबसे लास्ट आ जाता है प्रैग्मेटिकली। अब क्या ये दोनों प्रैग्मेटिकली कॉम्पिटेबल हैं? तो ये प्रैग्मेटिकली इनकॉम्पिटेबल होती है। अब प्रैग्मेटिकली इनकॉम्पिटेबल का मतलब क्या? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि प्रैग्मेटिज्म का क्या मतलब हुआ। प्रैग्मेटिज्म जो है वो रियलिटी से डील करता है, ठीक है, इट डज नॉट डील्स विद द थ्योरी पार्ट, ठीक है, ये थ्योरी पार्ट से डील नहीं करता। तो प्रैग्मेटिकली इनकॉम्पिटेबल का मतलब क्या, कि जो आपने देखा होगा कि मोर और लेस जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो आपकी थ्योरी बिल्डिंग से डील करती है, ठीक है, बाकी जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो रियलिटी देखती है ना। तो ये दोनों हो गई ना, प्रैग्मेटिकली दे आर नॉट कॉम्पिटेबल, दे आर इनकॉम्पिटेबल। सो देख लिया हमने, एपिस्टेमोलॉजी एम डिफरेंट है, ऑन्टोलॉजिकली डिफरेंट है और प्रैग्मेटिकली इनकॉम्पिटेंट है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड रिसर्च का, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कुछ और टाइप्स की रिसर्च हैं, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे एक्शन रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च है, प्री एंड पोस्ट टेस्ट है, कंट्रोल ग्रुप है, प्लेसिबो ग्रुप है एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप है। सो फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च मान लो ऐसा होता है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यू आर डूइंग सम, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ तक, बट आपको यहाँ पर बीच में आ गई इतनी सी प्रॉब्लम। तो आप जो इतनी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो भी आप रिसर्च करेंगे ये जो यहाँ पर बीच वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपकी एक्शन रिसर्च होगी। और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप जो है यहाँ पर ऐसे लूप चलाते रहेंगे, ठीक है, फिर से प्लान बनाएंगे, फिर से एक्ट करेंगे। सो ये आपका जो गिवन सिचुएशन है, मतलब जो भी आपकी गिवन सिचुएशन है, दिस इज द गिवन सिचुएशन, इसको अमेलियोरेट करने के लिए एक्शन रिसर्च होती है ना। तो इसमें क्या है कि रिसर्च टेक प्लेस एट द सेम टाइम, इसमें जो है आप प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आपका रिसर्च जो है वो भी साथ साथ होता रहता है। तो इसमें आप रिसर्च भी करते हैं और एक्शन भी लेते हैं, दोनों एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले रिसर्च कर लिए फिर आप एक्शन ले रहे हैं, नहीं, आपका रिसर्च भी चलता रहता है और आप जो है वो एक्शन भी एक साथ लेते रहते हैं। तो इट इज साइक्लिक एज वेल, अभी मैंने बताया दिस इज साइक्लिक। अब इसका साइकिल जो है वो कैसे चलता है, थोड़ा सा देख लो कि पहले हम करते हैं प्लान, फिर हम करते हैं एक्ट, फिर हम करते हैं ऑब्जर्व, ठीक है, फिर उसके बाद वी आर रिफ्लेक्टिंग। सो दिस इज द साइकिल, पहले प्लान किया जाता है, फिर एक्ट, फिर ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट रिसर्च आ जाता है। तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में क्या होता है, इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब आपने कोई भी ऐसे हाइपोथेसिस पहले बना ली है, अब इस हाइपोथेसिस का आप टेस्ट करेंगे और मतलब टेस्ट कैसे करेंगे, अब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, आपके पास थ्योरी होती है, फिर आप जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं हम, इसमें वी आर मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सपोज दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करेंगे, वी विल मैन्युपुलेट। अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैन्युपुलेट करेंगे किसकी मदद से, हो सकता है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो जो भी आपका, सपोज दिस इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों को, ये जो D1 है और D2 है, इन दोनों का यूज करके हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैन्युपुलेट करेंगे। तो ऐसा जो है वो एक्सपेरिमेंट रिसर्च में होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें हम मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट का मतलब ही ये होता है, आप समझो कि ये जो है वो एक टाइप की क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो इसमें जो है वो कंट्रोल सेटिंग्स होंगी। सो यदि कंट्रोल सेटिंग में आप चीज़ कोई कर रहे हो तो आप जो जो भी वेरिएबल्स हैं उनको क्या करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। सो इट इज़ द कंट्रोल, एंड क्योंकि आप कंट्रोल कर पा रहे हो किसी को तो आप मैन्युपुलेट भी कर सकते हो। देखो, आप ऐसे समझो कि जैसे आप हो, यू आर अ टीचर और समथिंग एल्स, आप कोई हो सकता है कोई लीडर हो, तो आपके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो आप उनको कंट्रोल करते हो। तो आप क्या उनको मैन्युपुलेट भी कर सकते हो, बिल्कुल आप मैन्युपुलेट कर सकते हो, बिकॉज यू आर द लीडर, ठीक है, यू आर सेलिंग द बोट। सो दैट इज वाई कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। फिर उसके बाद देयर इज ऑब्जर्वेशन एज वेल, यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है, उन लोगों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। फिर इट अलाउज यू टू एलिमिनेट द इरेनियस वेरिएबल। इरेनियस वेरिएबल को एलिमिनेट करने का क्या मतलब हुआ, इरेनियस वेरिएबल का मतलब, कोई मान लो कोई ऐसा वेरिएबल है, सम वेरिएबल जो भी जो जो है आपकी रिसर्च में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो वो जो वेरिएबल आपका बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको आप हटा सकते हो।
तो यही बात बोली है कि एक्सपेरिमेंट रिसर्च में चूंकि आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आप जो भी वेरिएबल आपकी रिसर्च में बाधा उत्पन्न कर रहा है आप उसको हटा दीजिए, एज सिंपल एज दैट। देन प्री एंड पोस्ट टेस्ट, देखो प्री एंड पोस्ट टेस्ट तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर ये हमारा लाइन हो गया, एक हो गया हमारा प्री टेस्ट सिचुएशन, दूसरा है पोस्ट टेस्ट, कि मतलब यहाँ पर हमने टेस्ट कर लिया, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया, उसके बाद वाली सिचुएशन और उसके पहले वाली सिचुएशन। फिर आ जाता है कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप क्या है, कंट्रोल ग्रुप में वेरिएबल इज नॉट बीइंग टेस्टेड। देखो यहाँ पर ये है, जो भी आपका कंट्रोल ग्रुप है, यहाँ पर वेरिएबल को जो है वो टेस्ट नहीं किया जाता है। इट इज़ अ ग्रुप इन एक्सपेरिमेंटेशन, जहाँ पर वेरिएबल, देखो एक एक मैं आपको बताऊं कि सपोज यहाँ पर एक ग्रुप है, दिस इज द ग्रुप, एक ग्रुप ये है, ये कंट्रोल ग्रुप है, और एक ग्रुप ये है, ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप है। अब जो आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है, ये क्या करता है, ये आपका जो भी एक्सपेरिमेंट वाला ट्रीटमेंट है वो लेता है, ठीक है। बाकी जो आपका कंट्रोल ग्रुप है, ये कोई एक्सपेरिमेंट वाली ट्रीटमेंट नहीं लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कंट्रोल ग्रुप एक टाइप का बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क कैसे होता है कि हम कंपेयर करेंगे ना कि ये जो ट्रीटमेंट दी है हमने, मतलब इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, हम इसको एज अ बेंचमार्क, मतलब हम इसको देखते हैं कि इसके अगेंस्ट इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। तो जो भी कंट्रोल ग्रुप है, क्या इस पर हम वेरिएबल अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमारे वेरिएबल हैं, तो इस पे जो वेरिएबल्स हैं वो नहीं टेस्ट किए जाते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये बेंचमार्क ग्रुप होता है। देखो कंट्रोल ग्रुप इज द बेंचमार्क ग्रुप, जिसको हम कंपेयर करते हैं। फिर इट रिसीव अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट या फिर नो ट्रीटमेंट। हो सकता है कि कंट्रोल ग्रुप कोई ट्रीटमेंट कर रहा हो, देखो इसको तो बेंचमार्क बनाया जाता है। अब हम बेंचमार्क किसी भी तरीके से बना सकते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देके बेंचमार्क बना ले या फिर कोई ट्रीटमेंट ही ना दे, तो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द कंट्रोल ग्रुप। देन आ जाता है हमारे पास जो भी हमारा प्लेसीबो ग्रुप है। अब प्लेसीबो ग्रुप क्या होता है, देखो प्लेसीबो ग्रुप जो है वो आपका कंपेयर ग्रुप होता है। कंपेयर ग्रुप कैसे होता है, देखो ये जो प्लेसीबो ग्रुप है, ये फेक ट्रीटमेंट लेता है, ठीक है। इट इज टेकिंग द फेक ट्रीटमेंट। व्हाट डज इट मीन, देखो इसका मतलब है कि जो प्लेसीबो है, ऐसा लगेगा जैसे ये दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये है, दिस इज वन एंड दिस इज टू, दिस इज द प्लेसीबो ग्रुप। अब ग्रुप टू को लगेगा कि जो प्लेसीबो ग्रुप है वो ट्रीटमेंट ले रहा है, बट एक्चुअली प्लेसीबो ग्रुप जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता है, ये फेक ट्रीटमेंट लेता है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हो सकता है कि ये कंट्रोल ग्रुप के साथ हो और हो सकता है कि ये कंट्रोल ग्रुप के साथ ना हो। मतलब जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, यहाँ पर एक कंट्रोल ग्रुप है एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो हो सकता है कि कंपेयर के लिए जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको कंट्रोल ग्रुप के साथ रखा जाए, और हो सकता है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ये अलोन अलोन एग्जिस्ट करे। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं सैंपल अटरीशन। सैंपल अटरीशन का मतलब है कि आपने जितने भी सैंपल लिए हैं, वट एवर योर द सैंपल्स दैट यू आर टेकिंग, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ओवर द टाइम वो जो सैंपल्स हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। मान लो आपने 10 लोग स्टडी के लिए लिए थे, बट लास्ट में जाते जाते आपके 8 ही लोग बचे हैं क्योंकि 2 लोग की डेथ हो गई है, तो ये सैंपल अटरीशन होता है, ठीक है। दिस इज द सैंपल अटरीशन, मतलब जो भी सैंपल आपने लिया है वो कैसे विलुप्त हो गया है बीच में ही। तो ये जो सैंपल अटरीशन है वो कहाँ आपको देखने को मिलता है, कौन सी स्टडी में आपको देखने को मिलेगा सैंपल अटरीशन। तो पहले हम देख लेते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज। अब लॉन्जिट्यूडनल स्टडी का क्या मतलब हुआ, लॉन्जिट्यूडनल का स्टडी का मतलब है, समझो एक हैरी पॉटर का हम एग्जाम्पल ले लें। हैरी पॉटर मूवी है, अब हैरी पॉटर में कोई जो हैरी है, हैरी को बचपन से लेके जब तक उसने बड़े तक एक्टिंग करी है, कोई उसकी एक्टिंग पे एक्सपेरिमेंट करे, तो उसके चाइल्डहुड से लेके उसके अडल्टहुड तक, ठीक है, जो स्टडी की जा रही है वो होती है लॉन्जिट्यूडनल, मतलब ये अक्रॉस टाइम होती है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था कि जो हैरी पॉटर है वो बीच में ही घायल हो जाता या एक्टिंग छोड़ देता, तो जो लॉन्जिट्यूडनल स्टडी है वो तो खराब हो जाती ना। तो इसमें क्या सैंपल अटरीशन हो सकता था, बिल्कुल इसमें सैंपल अटरीशन हो सकता था। फिर पैनल स्टडी, पैनल स्टडी में क्या है कि जो आपका सेम सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है, मतलब जो भी आपका सेम पर्सन है, सेम पर्सन है, उसके ऊपर अगेन एंड अगेन रिसर्च करी करी जाती है। जैसे आइंस्टीन है, आइंस्टीन के माइंड पर अगेन एंड अगेन रिसर्च हो रही है, बट क्या हो कि जो इसका माइंड है वो डिकम्पोज हो जाए, मतलब अभी रखा हुआ है, यदि ये माइंड ही डिकम्पोज हो गया तो किस पे रिसर्च करोगे, ठीक है। तो ये पैनल स्टडी भी, इसमें भी सैंपल अटरीशन होता है। फिर कोहोर्ट स्टडी, कोहोर्ट स्टडी में क्या है कि
जो भी आपका एक ग्रुप है, मान लो जैसे बॉलीवुड का ग्रुप है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इन लोग इतने मीन क्यों हैं, कैसी इनकी थिंकिंग है, दे आर मीन, दे आर नॉट एथिकल बट स्टिल दे आर रिच। ठीक है, तो ऐसे ही कोई कोहोर्ट स्टडी कोई करे, और जैसे ये वाला ग्रुप है, मान लो इतने लोगों के ऊपर रिसर्च हो रही थी, बट इतमें इसमें से जो आपके ये नीचे वाले लोग हैं ये बोल दें कि नहीं हमको कोई नहीं करवाना है, ठीक है, या फिर ये कहीं दूसरे विदेश चले जाएं, तो ये कोहोर्ट स्टडी है, इसमें सैंपल एट्रिशन हो सकता है, बिल्कुल सैंपल एट्रिशन हो सकता है। फिर क्रॉस सेक्शन स्टडी, क्रॉस सेक्शन स्टडी में कोई सैंपल एट्रिशन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, देखो जो क्रॉस सेक्शन स्टडी है ये एक बारी में ही की जाती है। जैसे जैसे एक कोई रिसर्च, जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हैरी पॉटर पर एक रिसर्च ना करके क्या करें कि हम एक छोटा बच्चा ले लें, ठीक है, एक छोटा बच्चा ले लें, फिर उसके बाद एक अडल्ट ले लें, ठीक है, एक अडल्ट ले लें, एक हमारा जो भी मेच्योर पर्सन है वो ले लें, एक हम 40+ का ले लें, एक 40+ ले लें, एक 30+ ले लें, एक 20+ ले लें, एक 10+ ले लें। तो एक साथ हमें, क्योंकि इतने एज ग्रुप का डेटा चाहिए, तो हम एक साथ इतने इतने एज ग्रुप का डेटा ले लें। तो इसमें से क्या हमने एक बारी में ही डेटा ले लिया, तो इसमें कोई सैंपल एट्रिशन का डर हमको नहीं है। ये होता है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो कौन सा सैंपल एट्रिशन नहीं है, दिस क्रॉस सेक्शन इज नॉट द सैंपल एट्रिशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम वेरिएबल वगैरह पढ़ लेंगे, तो इसमें हमने रिसर्च और उसके टाइप्स पढ़ लिए।